अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बाद में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे कि आपको साथ साथ क्लियर हो, रिवाइज हो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे क्या होता है, यानी बेस क्या है अकाउंटिंग की, किन बुनियाद पे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है कैश बेसिस, उसके बाद है एक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस और तीसरा है आपका हाइब्रिड बेसिस। पहले ये दो यहाँ पे हम जानेंगे क्या होता है, उसके बाद फिर हाइब्रिड बेसिस जानेंगे। तो यहाँ पे कैश बेसिस, पहला कैश बेसिस है। तो कैश बेसिस में क्या होता है, पहला पॉइंट है रिकॉर्ड्स ओनली एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड पेड। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, मान लो कि हमने कोई मोबाइल खरीदा, तो 10,000 का मोबाइल हमने खरीदा, हमने उसको तुरंत कैश ट्रांसफर किया, तो इसको बोलेंगे हम कैश ट्रांजैक्शन। इसी तरह हमने कुछ बेचा, मान लो कि हमने यही मोबाइल बेचा 10K, हमने तुरंत रिसीव किए, तो कैश का इन्वॉल्व हुआ ना, इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट, तो इसको हम कहेंगे कैश बेसिस। दोस्तों, जैसे आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू वो होता है जब हम कैश रिसीव करते हैं, और एक्सपेंस वो होता है जैसे हम कैश जहाँ पे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मोबाइल की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे क्या है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन टोटली इग्नोर करती है कैश को। ठीक है, क्रेडिट मीन्स उधार, तो उसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो कैश बेसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, यू सेल गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स सेल किए हैं ₹5,000 के, लेकिन क्रेडिट पे, अंडर कैश बेसिस पे यू रिकॉर्ड इट ओनली व्हेन द कस्टमर पेज। तभी आप रिकॉर्ड करोगे कैश बेसिस पे जब आपको कस्टमर पे करेगा ये ₹5,000। उसके बाद है दोस्तों एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स इनकम व्हेन अर्नड एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश। कैश के बगैर ही जब आपकी इनकम बनती है, यानी आपने कोई इनकम कमाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पढ़ाया, जब आप पढ़ाते हो पहले ही 1 महीने के लिए, आपको पता है मुझे 1 महीने बाद फी आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो इनकम आपने कमाई वो एक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम होती है। और एक्सपेंसेस, जब आप कुछ खरीदते हो, आपको पता है इसका इस पे खर्चा हो गया, आपको पैसे देने हैं, आप 1 महीने बाद पे करते हो या 2 महीने बाद, लेकिन पे आपको करना है, तो उस टाइम आप उसी टाइम तुरंत ट्रांजैक्शन करते हो जब आप कुछ खरीदते हो या बेचते हो, रिगार्डलेस ऑफ कैश। कैश का ट्रांसफर नहीं होता यहाँ पे इमीडिएट, तो उसको कहेंगे हम एक्रूवल बेसिस। उसके बाद है यहाँ पे रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शंस इवन इफ कैश इज नॉट येट रिसीव्ड या पेड। जो कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप कैश लो या ना लो, या दो या ना दो, फिर भी वो यहाँ पे अकाउंटिंग होती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, उसको कहेंगे हम एक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस। ये जो एक्रूवल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग है, ये मैंडेटरी है हर किसी कंपनी में। कौन कहता है ये, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद एक एग्जांपल है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल है, यू सेल गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। जब आपने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, तो एक्रूवल बेसिस पे आप क्या करते हो, आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हो, चाहे कैश आपने लिया या नहीं लिया, लेकिन एक्रूवल बेस पे आपको रिकॉर्ड करना है। अंडर सेक्शन 128(3), ये आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 128(3) of the Indian Companies Act 2013, all the companies are required to maintain the books of accounts according to the accrual basis of accounting। दोस्तों,
अब है यहाँ पे तीसरा टाइप जो कि है हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस जिसको कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो हाइब्रिड है वो करता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रोवल। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रोवल यानी दोनों को साथ लेके चलता है, कैश बेसिस भी और एक्रोवल बेसिस भी। यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यूज और एसेट्स जो होते हैं, रेवेन्यूज और एसेट्स मीन्स वो हमारे लिए बिजनेस के लिए फायदा होता है, तो वो यहाँ पे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज जो यहाँ पे खर्चा या कर्जा हो तो वो यहाँ पे जो है रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस, तो वो यहाँ पे एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू रिकॉर्ड सेल्स ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, यानी कैश बेसिस, तभी आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे जब आप कैश लोगे। लेकिन जो रेंट एक्सपेंस है, बट रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस व्हेन इट इज ड्यू एक्रूवल बेसिस, लेकिन रेंट एक्सपेंस जब आपको किसी को रेंट देना होगा तो आप पहले से ही वो रिकॉर्ड करते हो, चाहे आप उसको 1 महीने बाद भी पैसा दे सकते हो या 2 महीने बाद जब आप रेंट दोगे, लेकिन पहले ही आप 1 महीने बाद ही आप क्या करते हो, हमें इसको इतना देना है, तो आप रिकॉर्ड करते हो एक्रूवल बेसिस पे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जी हाँ दोस्तों, ब्रांचेस क्या है अकाउंटिंग की, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा फेवरेट जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्ड्स पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपेयर्स स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, यानी हिस्टोरिकल वैल्यू यहाँ पे ये रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी का वैल्यू आज यानी प्रेजेंट में भी आपने जो पीछे लिखा हुआ होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, वही यहाँ पे भी आपको यानी उसी वैल्यू से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ए शॉप रिकॉर्ड सेल्स एंड एक्सपेंसेस, एक शॉप में सेल्स और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड किया है, देन प्रिपेयर्स ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट 10,000। फॉर एग्जाम्पल सेल्स जो है आपके बिजनेस की थी 50,000 और एक्सपेंसेस खर्चा कितना आया 40,000, तो 50 माइनस 40 हो गया 10,000 आपका प्रॉफिट। ये किस में आप बनाओगे, ये बनाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस किस में बनता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट मीन्स कीमत, ये आपको आगे और डिटेल में टॉपिक पढ़ना है, फिलहाल यहाँ पे जानेंगे बेसिक इसका क्या है। कैलकुलेट्स एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या करता है, पहले कैलकुलेट करता है फिर कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स प्राइस का रखना, कितना रखना है ताकि हमें प्रॉफिट आए। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, ए फैक्ट्री फाइंड्स दैट मेकिंग वन चेयर कॉस्ट रुपीज 500 मटेरियल्स प्लस लेबर, यानी एक चेयर में मान लो कि लकड़ी की चेयर है या आयरन की चेयर चेयर है, उसमें कपड़ा लगा हो या उसमें और कुछ, लकड़ी कितने की लाई प्लस फैक्ट्री का रेंट कितना है, वहां पे जो लेबर्स है वो कितने थे, यानी कुल मिला के आप क्या करते हो, मान लो कि एक दिन में आपने 1000 चेयर्स प्रोड्यूस की है, तो उन 1000 चेयर्स में कितने लेबर लग गए होंगे, मान लो कि 10 लेबर्स, तो एक एक लेबर कितना लिया आपसे, तो उसी के हिसाब से आपको मान लो कि एक चेयर का कीमत आता है आपका 500, तो 500 रुपीज के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट इसके साथ जोड़ोगे और फिर सेल करोगे, तो इसको बोलते हम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद है दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आपको इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को, किस लिए, ताकि वो डिसीजन ले सके हमारी कंपनी के लिए आगे क्या अच्छा होगा, कौन सा प्लान करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कुछ एम्प्लॉयज़ हायर तो नहीं करने या फायर तो नहीं करने, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाती है। एग्जाम्पल क्या है, ए कंपनी कंपेयर सेल्स इन 2 रीजन्स। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी ने 2 रीजन में सेल्स यहाँ पे कंपेयर की है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में, यूपी में।
जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे भी देखी कि कितनी सेल्स हो गई, यहाँ पे भी देखा कि कितनी सेल्स हो गई। किस लिए? टू डिसाइड वायर टू इन्वेस्ट मोर। अब हमने देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा बिकता है। मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेब है, एप्पल है। एप्पल अगर आप यहाँ पे बेचोगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो सेल्स क्या होंगी? कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ इस फ्रूट का, तो लोग जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। तो यूपी में अगर आप देखोगे, यूपी में सेब नहीं निकलता, तो वहाँ पे अगर आप इसकी सेल करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा। तो इसका मतलब मैनेजर सोचेगा कहाँ पे ज़्यादा बिकता है, यूपी में ज़्यादा सेब बिकता है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट यहीं पे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल स्टोर जो है वो यहाँ पे ही खोलने हैं। उसके बाद है दोस्तों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? शोज social costs, pollution या waste and benefits like jobs या infrastructure। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैंने आपको बोला है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना बिजनेस को बढ़ाता है, अलग अलग रीजन्स में खोलता है, तो जहाँ जहाँ पे वो जाएगा उसको वहाँ की सोसाइटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आपका कोई फैक्ट्री खोले आप, चिमनी की फैक्ट्री, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ पे नहीं खोल सकते, तो इसीलिए सोसाइटी का ख्याल यानी पोल्यूशन का ख्याल रखना है। वेस्ट जो मटेरियल होगा वो कहाँ पे डंप करना है उसका ख्याल रखना है। या आप सोसाइटी का क्या सोचते हो? बेनिफिट्स, लाइक आपने कोई बड़ी फैक्ट्री या कंपनी खोली, उसमें जॉब्स कितनी आपने प्रोवाइड की है, यहाँ पे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी ख्याल रखना है। तो ये हो गई आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग यहाँ पे एग्जांपल है, ए कंपनी रिपोर्ट्स इट स्पेंट रुपीज 2 लाख ऑन प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटेड 50 जॉब्स। एक कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट बनाया, किसके जरिए? कौन बनाता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यहाँ पे की जाती है, उसी के जरिए रिपोर्ट बनाया जाता है। एक कंपनी ने 2 लाख रुपए खर्च किए है ट्रीज को प्लांट करने में, यानी ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उसने लगाए, पौधे लगाए। तो किस लिए? उससे क्या हुआ? उससे 50 जॉब्स आसपास क्रिएट हो गई, यानी 50 बंदों को उसने एडजस्ट किया है। तो हो गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है? यहाँ पे मेजर्स एंड रिपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज। क्या करता है ये? एम्प्लॉयज में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कितना वो वहां से आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए कंपनी स्पेंड्स 1 करोड़ ऑन स्टाफ ट्रेनिंग। हमने इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स में कि इनको ट्रेनिंग दी है 1 करोड़ रुपीज की, ये यहाँ पे जितने ट्रेन होंगे उतना ज्यादा आउटपुट देंगे, यानी उतना ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये थी दोस्तों ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा उस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज। ये हमने पढ़ा है। ऑप्शन है ए सोशल अकाउंटिंग, बी सिटी वार्डशिप अकाउंटिंग, सी है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डी है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, सिटी वार्डशिप अकाउंटिंग क्या होता है? सिटी वार्डशिप पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, दौलत थी, उनका देख रेख करने के लिए वो एक आदमी को रखते थे, उसी को हम बोलते हैं सिटी वार्डशिप अकाउंटिंग। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जी हाँ बिल्कुल है। बी सेटलमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट भी हमें ये निकाल के देता है। ऑप्शन सी सेटलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इससे हम फाइनेंशियल पोजीशन भी जान सकते हैं अकाउंटिंग से। ऑप्शन डी सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज, अकाउंटिंग का काम नहीं है सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे
क्वेश्चन थ्री क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, जो कि हमने अभी पढ़ा। ऑप्शन ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी है यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ है बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है आपका। ऑप्शन ए है जर्नल, ऑप्शन बी है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है लेजर। तो जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा, फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है, बैलेंस शीट। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर, जी हाँ दोस्तों, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन इन डिटेल अब हम जानेंगे ये जो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन है। यहाँ पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं जो बिजनेस के अंदर होंगे, जैसा कि ओनर, ओनर होता है बिजनेस का अंदर क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। दूसरा होता है आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तीसरा होता है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वो जो वहाँ पे काम करेंगे बिजनेस में। तो ये सब हो गए इंटरनल। दूसरा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कौन आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है उधार पे, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स जो लोन देते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर से इनका लेना देना होता है, बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद है इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है कस्टमर्स, कस्टमर्स जो कंपनी से कुछ खरीदेंगे। उसके बाद है टैक्स अथॉरिटीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, क्योंकि इनको भी फर्क पड़ेगा बिजनेस में क्या होता है, जैसे कि आपका टैक्स अथॉरिटी कितना टैक्स बन जाता है आपका वो देखेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज तो यहाँ पे बिजनेस को रेगुलेट करती है बाहर से। उसके बाद है दोस्तों गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी देखना होता है। उसके बाद है रिसर्चर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, रिसर्चर्स जो होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती ताकि वो रिसर्च कर सके किससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो और किससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके बाद है दोस्तों जनरल पब्लिक, क्योंकि इनको भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हु इज कंसिडर्ड एज टू बी द इंटरनल यूजर। ऑप्शन ए है क्रेडिटर, ऑप्शन बी है एम्प्लॉय, ऑप्शन सी है कस्टमर, ऑप्शन डी है यहाँ पे गवर्नमेंट। तो अभी आपने पढ़ा क्रेडिटर, कस्टमर और गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स है। इंटरनल यूजर कौन बनता है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन आया था यहाँ पे, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द डाइजेस्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला बेस ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं बुक कीपिंग को। इसका मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्रूफ ऑफ पेमेंट यानी आपने किसी को रेंट पे किया है, मान लो कि 2000 का, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, किसमें पढ़ा था अभी आपने। ऑप्शन ए है इनवॉइस, ऑप्शन बी है वोचर, ऑप्शन सी है डेबिट नोट, ऑप्शन डी है रसीट। तो ऑप्शन बी जो है वोचर में आपने पढ़ा था, यही बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।